आखिर तुम्हें आना है, ये रोग पुराना है। पापा, अगर वो खुदा भी होता तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता। निशाना किसी का भी हो, लेकिन तीर तुम्हारा है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई, न जाने कोई। ये 2 टुकड़ा लिबास पहनकर घर में जिस्म की नुमाइश करने का मतलब? गर्मी लग रही थी। तुम होते जो दुश्मन। मैं तुमसे अपने बाप की जिंदगी मांगता हूं। दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। और जिस दिन संजय दत्त ने ये फिल्म साइन की थी, उसी दिन से संजय दत्त की जिंदगी का काला अध्याय शुरू हो गया था। तो आखिर इतनी बुरी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसके बारे में संजय दत्त अब सपने में तक सोचना नहीं चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1992 में आई संजय दत्त और फिरोज खान साहब की फिल्म यलगार के बारे में। तो आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि संजय दत्त आज भी इसमें काम करने को लेकर पछता रहे हैं। और चूंकि इसमें फिरोज खान साहब भी नजर आए थे, इसको उन्होंने ही डायरेक्ट किया था और इसको प्रोड्यूस भी किया था। जो हमेशा से ही बॉलीवुड में अपनी दबंगई के लिए जाने जाते रहे हैं, और जब किसी फिल्म में फिरोज खान और बॉलीवुड के खलनायक यानी कि संजय दत्त साथ काम कर रहे हों और कोई लफड़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। जहां फिल्म यलगार इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही जब उस समय फिरोज खान और संजय दत्त के बीच में एक तेज तर्रार बहस भी देखने के लिए मिली थी। जब गुस्से में आग बबूला हुए फिरोज खान ने अपने 6-7 लठैतों को बोला था कि जाकर संजय दत्त को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, और अगर संजय फिर भी ना आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर मेरे पास लेकर आओ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इन दोनों के बीच में बात कितनी आगे बढ़ गई होगी। उस समय कैसे कई सीन पहले जूही चावला के ऊपर शूट किए गए, लेकिन बाद में उन्हें अचानक से नगमा से रिप्लेस किया गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबा हो जाए। लेकिन अब वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, यलगार से जुड़ी सारी बातें हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। अभी हाल ही में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। जिस फिल्म में रणबीर कपूर अपने पापा का प्यार पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनिमल की इस बेसिक कहानी का इंस्पिरेशन संजय दत्त की फिल्म यलगार से लिया गया था, और रणबीर कपूर के पहले कुछ ऐसा ही किरदार संजय दत्त अपनी फिल्म यलगार में निभा चुके थे। यहाँ तक कि यलगार में अपने पापा का प्यार पाने के लिए संजय दत्त रणबीर कपूर से भी एक स्टेप आगे निकल गए थे। लेकिन शायद आप में से कई लोगों ने 90s में आई संजय दत्त की ये फिल्म देखी नहीं होगी। इस वजह से लोगों को लगता है कि एनिमल ओरिजिनल फिल्म थी। लेकिन एनिमल आने के लगभग 31-32 साल पहले संजय दत्त ये किरदार करके छोड़ चुके थे। फिल्म यलगार रिलीज हुई थी साल 1992 में दिवाली के मौके पर 23 अक्टूबर को, और उस समय इसका क्लैश हुआ था 1992 में दिवाली के मौके पर ही रिलीज होने वाली 2 और बड़ी फिल्मों के साथ में, जिनमें से एक तरफ थी अजय देवगन और करिश्मा कपूर की फिल्म जिगर, तो वहीं दूसरी तरफ थी साउथ के जाने माने एक्टर नागार्जुन की फिल्म द्रोही। लेकिन उस समय इन तीनों ही फिल्मों में से जिगर और यलगार को लेकर लोगों के बीच में काफी एक्साइटमेंट था, और ये दोनों ही फिल्में अच्छी खासी चली थीं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो इन तीनों ही फिल्मों में उस समय फिल्म जिगर ने बाजी मारी थी। फिल्म यलगार में हमें नजर आए थे फिरोज खान, संजय दत्त, कबीर बेदी, मनीषा कोइराला, नगमा, मुकेश खन्ना और विकी अरोरा। ये फिल्म इसलिए भी खास थी क्योंकि इसको फिरोज खान ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। आपको बता दें कि वैसे तो फिरोज खान हमें कई फिल्मों में एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, और उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्में वाकई में बहुत अलग होती थीं, जिनमें अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी, दयावान और जाबाज जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और यलगार के बाद फिरोज खान साहब ने अपने बेटे फरदीन खान को लेकर प्रेम अगन और जानसी भी बनाई थी। फिल्म का स्क्रीन प्ले और कहानी राजीव कौल, प्रफुल्ल पारेख और फिरोज खान ने लिखे थे, और डायलॉग्स लिखे थे कमलेश पांडे ने। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था जाने माने म्यूजिक कंपोजर चन्नी सिंह ने, जो उस समय इंडिया से ज्यादा अपने भांगड़ा म्यूजिक के लिए ब्रिटेन में पॉपुलर थे। और चन्नी सिंह ने पहली बार फिल्म यलगार में किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। आगे चलकर चन्नी सिंह ने कुछ और गिनी चुनी फिल्मों जिनमें शक्तिमान और जानसी के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया था। जहां यलगार के म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे, और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम लोगों ने काफी पसंद किया था।
जिनमें से उस समय फिल्म के 3 गाने आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई और कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म जैसे गाने काफी पॉपुलर हुए थे। जिनमें से संजय दत्त और नगमा के ऊपर फिल्माया गया गाना आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर रहा था। यहाँ तक कि आज भी इस गाने को लोग हल्की हल्की रिमझिम बारिश में आज भी सुनना पसंद करते हैं। और इसके वीडियो सॉन्ग की तो बात ही अलग थी, जिसमें संजय दत्त अपनी ये बॉडी दिखाते हुए नजर आते हैं और ऊपर छत पर नगमा साड़ी पहने हुए डांस कर रही होती हैं। इनके अलावा और बाकी गाने थे तेरी चुन्नी पे सितारे, दिल दिल दिल, कौन सी बात है, शहर में गांव में और है दिल में लगन, जिन गानों को लिखा था सुदर्शन फकीर और अजीज कुरैशी ने। और इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, सपना मुखर्जी, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, चन्नी सिंह, मोहम्मद अजीज और नितिन मुकेश की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो उस समय बनी ये काफी बड़े बजट की फिल्म थी, जो लगभग 4 करोड़ रुपए में बनाई गई थी। और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। हालांकि उस समय फिल्म यलगार से और ज्यादा कलेक्शन की उम्मीदें थी, लेकिन ये उन उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पाई थी और 1992 में आई एक एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 75 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म देखने के लिए लगभग 56 लाख लोग आए थे और ये 1992 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1992 में सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे फिल्म बेटा ने, दूसरे नंबर पर थी दीवाना, तीसरे नंबर पर थी खुदा गवाह, चौथे नंबर पर थी तहलका और 5वें नंबर पर थी 16 और शबनम। फिल्म यलगार को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिरोज खान साहब ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की हैं, उन फिल्मों की लंबाई काफी ज्यादा रही है और यलगार भी एक काफी लंबी फिल्म थी, जिसकी ओरिजिनल लंबाई लगभग 3 घंटे 12 मिनट की थी। फिल्म यलगार के बनने की एकदम शुरुआत से बात करें तो ये फिल्म सबसे पहले फिरोज खान साहब ने साल 1987 में ही अनाउंस कर दी थी। ये समय था जब फिरोज खान साहब की 1986 में आई फिल्म जांबाज रिलीज हुई थी और ये कई थिएटर्स में उस समय चल भी रही थी। हालांकि उस समय फिरोज खान साहब ने जब ये फिल्म अनाउंस की थी तो उस समय इसकी कहानी कुछ अलग होने वाली थी, जिसमें इंडियन आर्मी के कुछ कमांडो के एक फेल्ड मिशन की कहानी थी और बाद में उनके साथ में क्या होता है ये इसमें हमें देखने के लिए मिलने वाला था। देशभक्ति की थीम पर यह फिल्म उस समय बनने वाली थी, जिसमें फिरोज खान साहब, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुराधा पटेल और सोनम जैसी एक्ट्रेस नजर आने वाली थीं और उस समय काफी जोर शोर से इसको अनाउंस किया गया था, जो एक प्योर देशभक्ति वाली फिल्म होने वाली थी। और उस समय कल्याण जी और आनंद जी ने इसके लिए एक गाना भी कंपोज कर लिया था। उस समय कल्याण जी आनंद जी ने देशभक्ति के ऊपर एक गाना है दिल में लगन को भी रिकॉर्ड किया था, जो गाना आगे चलकर ओरिजिनल फिल्म यलगार में हमें थोड़ा सा सुनने के लिए भी मिलता है, जहां पर यह परेड चल रही होती है। लेकिन उस समय फिरोज खान को लगा कि अभी इसकी स्क्रिप्ट कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही है और इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। तो उस समय फिरोज खान ने इस प्रोजेक्ट को थोड़ी डिले कर दिया और अपनी अगली फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ में दयावान के ऊपर काम करने लगे, जो 1988 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद वो दोबारा से यलगार के ऊपर काम करने लगे थे। लेकिन अब दयावान के बाद फिरोज खान ने यह डिसाइड किया कि यलगार में जैकी श्रॉफ वाले रोल में अब वो विनोद खन्ना को साइन करेंगे। लेकिन उस समय फिल्म में विनोद खन्ना की बात सुनते ही अनिल कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी थी, क्योंकि उन दिनों अनिल कपूर विनोद खन्ना के साथ में काम करना नहीं चाहते थे। एक्चुअली इसके पीछे की वजह ये थी कि साल 1988 में फिरोज खान के छोटे भाई संजय खान अनिल कपूर और विनोद खन्ना के साथ में सरजमी के नाम से एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर अनिल कपूर और विनोद खन्ना दोनों ही इसमें अपनी डेट्स की प्रॉब्लम का बहाना बनाने लगे। लेकिन कहा जाता है कि इसमें गलती अनिल कपूर की थी। वो चाहते थे कि फिल्म सरजमी में विनोद खन्ना वाला रोल अनिल कपूर को मिल जाए। खैर उस समय फिल्म सरजमी तो नहीं बन पाई थी और अनिल कपूर आगे चलकर भी विनोद खन्ना के साथ में काम करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यलगार में भी काम नहीं किया और उस समय अनिल कपूर के फिल्म से बाहर हो जाने के बाद में माधुरी दीक्षित भी इससे बाहर हो गई थीं, जिन्हें भी पहले फिल्म यलगार में शामिल किया जा रहा था। इसके अलावा उस समय फिरोज खान अपनी ये फिल्म अफगानिस्तान में शूट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पर शूटिंग की परमिशन नहीं मिल पाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्म के कई सीन पाकिस्तान में शूट करने का भी डिसाइड किया, लेकिन वहां पर भी शूटिंग की परमिशन उन्हें नहीं मिल पाई और बाद में फाइनली इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने अपनी ये फिल्म बंद कर दी थी। और इसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक नई कहानी के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसको भी उन्होंने यलगार के नाम से ही अनाउंस किया था। जहां पहले संजय दत्त वाले रोल में वो जैकी श्रॉफ और विकी अरोरा वाले रोल में अनिल कपूर को साइन करने का प्लान बना रहे थे और फिरोज खान ने यलगार में अपने लिए यही रोल लिखा था। लेकिन उस समय कहानी में थोड़ी अंतर था।
जहां पहले मुकेश खन्ना जो इसमें फिरोज खान के पिता बने हुए नजर आए थे, पहले ये पिता वाला रोल नहीं था, फिरोज खान के बड़े भाई का रोल रखा गया था। और पहले इसमें अपने बड़े भाई का ये रोल निभाने के लिए फिरोज खान ने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते इसमें काम नहीं कर पाए थे। तो उस समय अमिताभ बच्चन के मना कर देने के बाद में फिरोज खान ने बड़े भाई वाले इस रोल को बदलकर अपने पिता के रोल में तब्दील कर दिया था। और इसमें अपने पिता का रोल निभाने के लिए फिरोज खान ने मुकेश खन्ना को अप्रोच किया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकेश खन्ना इसमें फिरोज खान के पिता बने हुए थे, लेकिन रियल में उम्र में वो उनसे लगभग 19 साल छोटे थे। और फिल्म यलगार के कई सीन में फिरोज खान मुकेश खन्ना को जब पापा बोल रहे थे, तब उस समय इन सीन्स का काफी मजाक बनाया गया था, क्योंकि भले ही मुकेश खन्ना का थोड़ी बूढ़े वाला मेकअप किया गया था, लेकिन फिरोज खान को देखकर भी ये लग रहा था कि उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। उस समय फिल्म यलगार के रिलीज होने के बाद में इसका काफी मजाक भी बनाया गया था कि मुकेश खन्ना इतने छोटे हैं, लेकिन फिल्म में उन्होंने फिरोज खान के पिता का रोल निभाया है। यहाँ तक कि इस बारे में आगे चलकर मुकेश खन्ना ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म यलगार के बाद वो मजाक का विषय बन गए थे, जहाँ इसके बाद में कई जगह पर मुकेश खन्ना का लोग मजाक उड़ाते हुए नजर आते थे। हालांकि उस समय जब खुद फिरोज खान से इसमें मुकेश खन्ना के द्वारा उनके पिता का रोल निभाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मुकेश खन्ना जी ने भीष्म पितामह का रोल महाभारत में इतने बेहतरीन तरीके से निभाया है, जहां उनकी उम्र इतनी कम थी, लेकिन अपनी डायलॉग डिलीवरी से और अपने मेकअप से वो इसमें काफी बूढ़े नजर आए थे। और इसी को देखने के बाद उन्होंने मुकेश खन्ना को फिल्म यलगार में अपने पिता के रोल के लिए अप्रोच किया था। यहाँ तक कि उन्हें आज भी ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना ने उनके पिता का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। हालांकि मुकेश खन्ना का इस बारे में कुछ और ही कहना था। उनका ये कहना था कि आगे चलकर उन्हें फिल्मों में यंग रोल मिलना लगभग बंद ही हो गए थे, लेकिन उस समय फिरोज खान ये चाहते थे कि जैकी श्रॉफ इसमें बड़े भाई के रोल में नजर आएं और अनिल कपूर छोटे भाई का रोल निभाने के लिए क्लीन शेव कर लें। लेकिन उन दिनों अनिल कपूर ने कई और फिल्में साइन की थीं और वो क्लीन शेव करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार अनिल कपूर यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे के लिए ऐसा कर चुके थे, जहां पर कई लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं था। तो अनिल कपूर की मूंछों को सेव करने की प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म फिर से डिले हो गई। उन्हीं दोनों संजय दत्त की थानेदार, सड़क और साजन जैसी कई फिल्में रिलीज हुई और लोग उनकी फिल्में काफी पसंद करने लगे। तो इसको देखते हुए फिरोज खान ने इसमें बड़े भाई वाला रोल संजय दत्त को ऑफर किया और उनके छोटे भाई के रोल में इसमें आमिर खान और सलमान खान को अप्रोच किया गया, लेकिन ये दोनों इसमें काम नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि शाहरुख खान को भी फिरोज खान ने अप्रोच किया था, लेकिन उस समय शाहरुख खान ये चाहते थे कि खुद फिरोज खान इसकी कहानी के बारे में और उनके रोल के बारे में उन्हें बता दें, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिरोज खान ने अपने असिस्टेंट को शाहरुख खान के पास भेजा था उनके रोल और इसकी कहानी को बताने के लिए। इस वजह से उस समय शाहरुख खान से भी बात नहीं बन पाई और फिरोज खान ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो इसमें बिल्कुल एक न्यू कमर को ही लॉन्च करेंगे। तो उन दिनों फिरोज खान साहब की बेटी लैला खान जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उनसे 2 साल सीनियर थे विकी अरोरा, जो कुछ मॉडलिंग एजेंसीज में काम कर चुके थे। उनकी फोटोग्राफ से फिरोज खान ने देखी और उन्हें लगा कि इस रोल के लिए विकी अरोरा परफेक्ट रहेंगे। और इस तरह से इसमें संजय दत्त के छोटे भाई के रोल में विकी अरोरा फाइनल हो गए थे और तब जाकर कहीं फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो पाई थी, जहां फिल्म के कई सीन मुंबई के आसपास शूट किए गए और ज्यादातर सीन बेंगलोर के पास में शूट किए गए थे। यहाँ तक कि फिल्म में रखे गए सेकंड हाफ के कई सीन दुबई में शूट किए गए थे। और ये लगभग 1991 का समय था जब फिल्म यलगार की पूरी यूनिट शूटिंग के लिए दुबई में मौजूद थी। और फिल्म यलगार की शूटिंग के दौरान ही दुबई में संजय दत्त पहली बार दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे, जिस बात का जिक्र आगे चलकर खुद संजय दत्त ने साल 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दिए गए अपने बयान में किया था। संजय दत्त ने बताया कि जब दुबई में यलगार की शूटिंग हो रही थी, तब इसी के सेट पर फिरोज खान ने पहली बार उन्हें दाऊद इब्राहिम से मिलाया था। उन दिनों दाऊद इब्राहिम ने यलगार की पूरी यूनिट को दुबई के एक बहुत बड़े होटल में पार्टी भी दी थी और अक्सर फिल्म यलगार के सेट पर छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम आता ही रहता था। और यहीं से संजय दत्त के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए थे और उनकी जिंदगी का काला अध्याय शुरू हो गया था। खैर, एक चीज और आपको यहाँ पर बताते चलें कि पहले फिल्म में संजय दत्त के अपोजिट जूही चावला को साइन किया गया था। यहाँ तक कि जूही चावला और संजय दत्त का फोटो शूट भी हो चुका था और कुछ सीन भी शूट हो चुके थे। लेकिन बाद में कहा जाता है कि जब दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम को इसके बारे में पता चला कि फिरोज खान ये फिल्म बना रहे हैं और इसमें उन्होंने संजय दत्त के अपोजिट जूही चावला को साइन किया है, तो अनीस इब्राहिम ने उनसे बोला कि इसमें जूही चावला की जगह पर नगमा को वो साइन करें। अब नगमा का अनीस इब्राहिम से क्या कनेक्शन था और अनीस इब्राहिम ने इसमें नगमा को साइन करने के लिए क्यों बोला था, इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता चल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जूही चावला को रिप्लेस करके इसमें फिरोज खान ने फिर नगमा को साइन किया था।
हालांकि इस बारे में नगमा की बिल्कुल एक दूसरी ही कहानी है, जो ये कहती हैं कि वो ये फिल्म के बारे में रोल मांगने के लिए खुद फिरोज खान के ऑफिस गई थीं और फिरोज खान ने तब जाकर उन्हें इसके लिए साइन किया था। लेकिन अब कौन सही बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, इस बारे में हम क्या ही कहें। लेकिन इतना जरूर है कि कहा जाता है कि पहले जूही चावला जब इसमें काम करने वाली थीं तब इस रोल को थोड़ी बड़ा रखा गया था, लेकिन बाद में जब उनकी जगह पर नगमा इसमें काम करने लगी तो उनका ये रोल बहुत ही छोटा हो गया था। जहां अगर आप नगमा के रोल को फिल्म यलगार में नोटिस करेंगे तो उनके मात्र 2 या 3 सीन रखे गए हैं और एक गाना उनके ऊपर फिल्माया गया है, जहां एक सीन में नगमा काफी हॉट हमें बिकनी पहने हुए भी नजर आती हैं और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट सीन उनका फिल्म में था ही नहीं। उस समय अपने एक इंटरव्यू में नगमा ने अपने इस बिकनी वाले सीन के बारे में बताया कि वो इस फिल्म में थोड़ी हॉट लगना चाह रही थीं। उनका ये कहना था कि सलमान खान के साथ मैं बागी में काम करने के बाद कई लोगों को ये लगने लगा था कि शायद नगमा हॉट रोल नहीं निभा पाएंगी। इस वजह से उन्होंने फिल्म यलगार में पर्टिकुलर इस सीन को चुना था। आपको बता दें कि नगमा के द्वारा स्वयं सूट पहने हुए इस पर्टिकुलर सीन को बेंगलोर में फिरोज खान साहब के फार्म हाउस पर शूट किया गया था, जहां इस सीन के बैकग्राउंड में दीवार पर फिरोज खान की नमाज पढ़ने वाली चटाई भी टंगी हुई नजर आती है। वैसे इसके अलावा नगमा आखिर तुम्हें आना है गाने में साड़ी पहने हुए भी काफी हॉट लगी थीं। संजय दत्त उस समय अपनी फिल्म यलगार और छतरी की शूटिंग लगभग एक साथ ही कर रहे थे। जहां यलगार की ज्यादातर शूटिंग बेंगलोर के पास में हुई है तो वहीं छतरी की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई है और इसी के चलते उस समय संजय दत्त और फिरोज खान के बीच में एक तीखी बहस भी देखने के लिए मिली थी। उन दोनों जेपी दत्ता राजस्थान में बीकानेर के पास में अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ में छतरी की शूटिंग कर रहे थे, जहां दूसरे एक्टर्स के साथ में संजय दत्त के भी कई सीन शूट किए जाने थे, लेकिन संजय दत्त उस समय बेंगलोर में थे। तो जेपी दत्ता ने संजय दत्त को फोन किया कि इतने सारे एक्टर्स की डेट एक साथ मिल गई है, तुम भी 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आकर फिल्म के ये सीन कंप्लीट कर दो। और संजय दत्त बेंगलोर से तुरंत राजस्थान के बीकानेर में जाकर छतरी की शूटिंग करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब इस बारे में फिरोज खान को पता चला कि संजय दत्त बेंगलोर से राजस्थान चले गए हैं तो फिरोज खान यहाँ गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गए। और फिरोज खान हमेशा से ही अपने गुस्से और दबंगई के लिए जाने जाते रहे हैं, तो उन्होंने उस समय अपने 8-10 लठैतों को बुलाया और कहा कि ये मेरा चार्टर्ड प्लेन लेकर तुरंत बीकानेर जाओ और संजय दत्त को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, और अगर संजय फिर भी न माने तो उसके हाथ पैर तोड़कर उसको यहाँ पर बेंगलोर लेकर आओ। और फिरोज खान के द्वारा भेजे गए ये 8-10 लठैत फाइनली बीकानेर पहुंच गए, जहां पर फिल्म छतरी का सेट लगा हुआ था। यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी और जेपी दत्ता ने देखा कि यहाँ पर ये किसका चार्टर्ड प्लेन उतरा है और वो तुरंत इसके बारे में पता करने के लिए चले गए। लेकिन संजय दत्त को इस बारे में कहीं से भनक लग गई थी कि फिरोज खान ने गुस्से में ये लठैत भेजे हैं, और वो तुरंत अपने होटल के रूम में पहुंच गए और उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। तो उस समय ये 8-10 लठैत संजय दत्त के होटल के दरवाजे को लगातार पीटे जा रहे थे। लेकिन उसी होटल के दूसरे रूम में धर्मेंद्र भी रुके हुए थे, जो भी छतरी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आखिर होटल में कौन इतना हंगामा मचा रहा है। तो धर्मेंद्र अपने कमरे से बाहर आए तो उन्हें इस पूरी घटना के बारे में पता चला। तो धर्मेंद्र भी गुस्से से आग बबूला हो गए कि सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त को इस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत फिरोज खान से फोन पर बात की और कहा कि ऐसा मत करो, सुनील दत्त की थोड़ी तो इज्जत करो। उन्होंने फिरोज खान से कहा कि 1-2 दिन की बात है, संजय दत्त यहाँ पर शूटिंग करने के बाद में तुरंत बेंगलोर पहुंच जाएंगे। तो उस समय फिरोज खान ने धर्मेंद्र की बात को माना और अपने लठैतों को वापस बुला लिया। हालांकि वहीं पर जेपी दत्ता भी आ गए थे और उन्होंने कहा कि चाहे फिरोज खान हो या फिर कोई और खान हो, संजय दत्त को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जेपी दत्ता के पास में संजय दत्त की सारी डेट्स अवेलेबल हैं और उन्हें यहाँ पर कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और फाइनली ये लठैत अपने चार्टर्ड प्लेन में बैठकर बेंगलोर वापस चले गए। तब जाकर संजय दत्त ने चैन की सांस ली थी और 2-3 दिन यहाँ पर शूटिंग करने के बाद में वो खुद ही बेंगलोर पहुंच गए थे और वहां पर यलगार की शूटिंग करने लगे थे। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि फिरोज खान को गुस्सा तो तुरंत आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक लोगों से गुस्सा रहते भी नहीं है। तो उस समय संजय दत्त को लग रहा था कि शायद फिरोज खान अब उनके ऊपर काफी गुस्सा होंगे और उनके ऊपर चिल्लाएंगे। लेकिन जैसे ही संजय दत्त बेंगलोर यलगार के सेट पर पहुंचे तो फिरोज खान उनसे बिल्कुल नॉर्मली ही बात कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी। और बीकानेर में हुई इस घटना का उन्होंने संजय दत्त से जिक्र तक नहीं किया था। फिल्म का एक सीन था जिसमें फिरोज खान संजय दत्त से यहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं। इस सीन को मैसूर रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेलकोट में कल्याणी टेम्पल के पास में शूट किया गया था, जिस जगह पर और भी कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें तड़ीपार मिथुंदा की फिल्म के कुछ सीन भी यहीं पर शूट किए गए थे। इसके अलावा अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर के गाने चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया गाने को भी यहीं पर शूट किया गया था।
हालांकि जब बेंगलोर के पास में ही एक जंगल में फिल्म यलगार के कई सीन शूट किए जा रहे थे तो उस समय फिल्म यलगार की यूनिट की एक फॉरेस्ट ऑफिसर से काफी बहस हो गई थी और उस समय ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर और फिरोज खान के लोगों के बीच में हाथापाई भी हो गई थी। बात ये थी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का ये कहना था कि फिरोज खान के पास में वहां पर शूटिंग करने के लिए पूरी परमिशन नहीं है, उनके पास आधी अधूरी परमिशन है, लेकिन फिरोज खान ने वो आधे अधूरे कागज निकाल कर उसके मुंह पर दे मारे और बस यहीं से ये झगड़ा स्टार्ट हो गया और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि फिरोज खान फिर वहां पर शूटिंग नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि फिरोज खान और उनकी टीम के ऊपर इस बात को लेकर कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया था जो कई सालों तक अदालत में चलता रहा। हालांकि फिरोज खान की पहुंच भी काफी अच्छी थी और उन्होंने अपनी फिल्म यलगार का मुहूर्त शॉट भी बेंगलोर में अपने फार्म हाउस पर ही दिया था, जिसके लिए उस समय क्लैप दिया था कर्नाटका के गवर्नर खुर्शीद आलम खान ने। फिल्म यलगार के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग जब दुबई में चल रही थी तब उस समय भी एक इंसिडेंट हुआ था जब फिरोज खान कैमरामैन SM अनवर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे और तपते हुए रेगिस्तान में उनका पीछा किए जा रहे थे। तो जब क्रू मेंबर्स ने ये देखा तो वो तुरंत संजय दत्त के पास गए और संजय दत्त से कहा कि वो तुरंत जाकर फिरोज खान को रोकें, नहीं तो वो SM अनवर के पीछे पड़े हुए हैं। तो संजय दत्त तुरंत दौड़कर गए और फिरोज खान को उन्होंने रोका और इसकी वजह पूछी। तो कैमरामैन SM अनवर ने बताया कि फिरोज खान साहब एक स्पेशल शॉट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल में ये शॉट लेना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से उन्होंने इसके लिए मना किया था और फिरोज खान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। तो इस बारे में फिरोज खान ने कहा कि चलो वो ये मानते हैं कि ये शॉट लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी फिरोज खान से ना कहने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, फिरोज खान के शॉर्ट टेम्पर्ड होने के और दबंगई के ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जिसके बारे में अगर हम डिटेल से बात करना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो लगभग 1 घंटे लंबा हो जाएगा। तो इनको छोड़ते हुए बाकी और बातों के बारे में बात करते हैं। फिल्म यलगार जब रिलीज हुई और ये ज्यादा नहीं चल पाई तो इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि इसमें विकी अरोरा को साइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म में विकी अरोरा का रोल संजय दत्त से भी बड़ा था, लेकिन विकी अरोरा इसको अच्छे से नहीं कर पाए थे। उनकी जगह पर अगर कोई और दूसरा पॉपुलर एक्टर होता तो शायद ये फिल्म चल भी जाती। और आगे चलकर एक समय तो फिरोज खान को भी ऐसा लगा कि शायद विकी अरोरा को साइन करके उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि फिल्म यलगार जब पूरी कंप्लीट हो गई और उन्होंने इसमें विकी अरोरा की आवाज सुनी तो ये उन्हें बहुत ही हल्की नजर आई, जबकि इसमें नजर आने वाले और बाकी कलाकार चाहे फिरोज खान हो, मुकेश खन्ना हो या फिर संजय दत्त हो, इन सब की आवाज काफी दमदार थी। तो उस समय फिल्म रिलीज करने के पहले फिरोज खान ने सोचा कि विकी अरोरा की आवाज को इसमें डब कर दिया जाए, तो उन्होंने एक डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया और इसमें विकी अरोरा की आवाज को डब कर दिया और फिल्म रिलीज कर दी गई। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इसमें विकी अरोरा के ऊपर ये भारी भरकम आवाज सूट नहीं हो रही है। इससे अच्छा तो उनकी जो रियल आवाज थी वो भले ही हल्की थी, लेकिन वो कम से कम सूट हो रही थी। तो कुछ दिन फिल्म के ऐसे ही चलने के बाद में उन्होंने दोबारा से प्रिंट बदलकर इसमें विकी अरोरा की ओरिजिनल आवाज ही रखी थी। इसके अलावा फिरोज खान फिल्म यलगार में सबके कॉस्ट्यूम्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे। जैसे फिल्म के गाने तेरे चुन्नी पे सितारे में विकी अरोरा हमें एक ब्लू डेनिम जैकेट और मनीषा कोइराला येलो साड़ी पहने हुई नजर आती हैं, सेम ऐसे ही कपड़ों में फिरोज खान और रेखा धर्मात्मा के गाने तूने किसी से प्यार किया है में नजर आए थे। एक सीन में कबीर बेदी हमें बाथरूम में बाथ टब में नहाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इस सीन को बेंगलोर में फिरोज खान के फार्म हाउस की रियल बाथरूम में शूट किया गया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल में हमें विश्वजीत प्रधान भी नजर आए थे, जिनकी काफी तारीफ हुई थी और उनके लिए ये रोल वाकई में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था और आगे चलकर वो हमें कई फिल्मों में नजर आए थे। उस समय फिल्म यलगार का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड महंगे प्राइस में बेचा गया था। फिरोज खान की पॉपुलैरिटी इंडिया के अलावा अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा है और उन्होंने अपनी फिल्म धर्मात्मा के भी कई सीन वहीं पर शूट किए थे। और फिरोज खान की फिल्में अफगानिस्तान में लोग देखना पसंद करते हैं और बाकायदा उनकी फिल्में थिएटर्स में भी वहां पर रिलीज की जाती हैं। तो जब यलगार रिलीज हुई तो इसको भी अफगानिस्तान के थिएटर्स में रिलीज किया गया, जहां पर ये फिल्म देखने के लिए कई लोग आए थे। ये उस समय की एक रेयर क्लिप इंटरनेट पर आज भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोग ये फिल्म देख रहे हैं, जिनमें सारे जेंट्स ही जेंट्स हैं, इनमें एक भी लेडीज नजर नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म यलगार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो ये फिल्म उस समय काफी पसंद आई थी, खासकर से उस समय दुबई में जब ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वहां पर रेगिस्तान में इसको शूट करते हैं, ये मुझे काफी पसंद आया था। आप लोगों को फिल्म यलगार कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।